हेलो फ्रेंड्स, एग्री जीपीवी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन होंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को जो है एक प्रकार से डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड थ्रू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के थ्रू जो है मोहन, ये राइस की एक वैरायटी है जिसको डेवलप किया गया और ये सैलिनिटी टॉलरेंट है। इसको गामा रेज ट्रीटमेंट के थ्रू जो है डेवलप किया गया है और ये बासमती राइस 370 इसकी जो है पेरेंट वैरायटी है। इसमें गामा रेज का ट्रीटमेंट किया गया और जिसके वजह से जो है ये सैलिनिटी टॉलरेंट इसमें डेवलप किया गया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि एक तो ये मोहन वैरायटी हो गई, राइस की म्यूटेंट वैरायटी है, और कौन सी जो है राइस की म्यूटेंट वैरायटी है। तो देखिए, जगन्नाथ है, ठीक है, और सत्तरी है, और प्रभावती है, और श्यामा है, ठीक है। तो ये भी कुछ वैरायटीज़ हैं राइस की जो कि म्यूटेशन के थ्रू डेवलप की गई हैं। अब यहाँ पे चूंकि ये मोहन जो है ये सैलिनिटी टॉलरेंट है, तो क्या कोई और भी वैरायटी है जो कि सैलिनिटी टॉलरेंट है? तो एक दूसरी वैरायटी है लुनिश्री। लुनिश्री भी जो है ये राइस की ही वैरायटी है जो कि सैलिनिटी के प्रति टॉलरेंट रखती है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है TR8। ये IR8 नहीं है, ये TR8 है, ठीक है। तो TR8 जो है ये IR8 भी राइस की वैरायटी है और TR8 जो है ये भी राइस की ही वैरायटी है। TR8 जो है ये बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है राइस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TR8 जो है ये राइस की ही वैरायटी है जो कि बायो फोर्टिफाइड है। बायो फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, एक या दो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को जो है किसी भी पर्टिकुलर ग्रेन में या फिर फूड में जो है एक प्रकार से इनरिच करना, तो उसी को हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे ये जो TR8 है ये जिंक के प्रति जो है बायो फोर्टिफाइड की गई है और ये वाटर स्ट्रेस के लिए सूटेबल वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है गंगा 101। तो गंगा 101 जो है ये डबल क्रॉस हाइब्रिड है मक्के की। आपको पता है कि 1957 में 1957 में जो है AICRP लॉन्च हुआ था, ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये जो AICRP है ये सबसे पहले मक्के में ही जो है ऑपरेट हुआ था, स्टार्ट हुआ था और 1951 में ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। 1961 में गंगा 101, गंगा 1, डिकान और रंजीत, ये चार जो है डबल क्रॉस हाइब्रिड प्रोड्यूस किए गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि गंगा 101 ये जो है मक्के की जो हाइब्रिड है ये सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है, 3 वे क्रॉस हाइब्रिड है या फिर डबल क्रॉस हाइब्रिड है। तो ये डबल क्रॉस हाइब्रिड है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है कह रहा है कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? ये देखिए कोयम्बटूर में लोकेटेड है। कोयम्बटूर में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो है आपको बताया था कि यहाँ पे दो वैज्ञानिक थे, CA बार्बर एंड TS वेंकटरमन। तो इन्होंने नोबलाइजेशन किया था, शुगर केन में जो है नोबलाइजेशन किया था। नोबलाइजेशन में क्या हुआ था कि एक जो है सैकेरम बारबेरी और दूसरी जो है सैकेरम ऑफिसिनेरम। सैकेरम बारबेरी जो है इंडियन ओरिजिन की है और इसका जो स्टेम होता है हार्ड होता है, पुअर यील्ड होती है और लो शुगर कंटेंट होता है। नॉर्थ इंडिया में फिट बैठती है सैकेरम बारबेरी। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स सैकेरम बारबेरी में थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि पुअर यील्ड थी और पुअर शुगर कंटेंट था, तो सैकेरम ऑफिसिनेरम जिसको कि नोबल केन बोलते हैं, इससे जो है डिजायरेबल कैरेक्टर मतलब हाई यील्ड और हाई शुगर कंटेंट सैकेरम बारबेरी में ट्रांसफर किए गए थे। और चूंकि सैकेरम ऑफिसिनेरम को नोबल केन बोलते हैं और बारबेरी में जो है ये ट्रांसफर किया गया, मतलब नोबलाइजेशन एक प्रकार से बारबेरी का किया गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं शुगर केन नोबलाइजेशन। और शुगर केन नोबलाइजेशन किसके द्वारा किया गया? ये जो है CA बार्बर एंड TS वेंकटरमन के द्वारा किया गया, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में। बाद में जो है सैकेरम स्पॉन्टेनियम से भी जो है डिजीज रेजिस्टेंसी वगैरह जो है ट्रांसफर की गई। अब ये जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, ये शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 1912 में हुआ था। 1912 में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। प्रेजेंट में अगर डायरेक्टर की बात करें तो डॉक्टर P गोविंदराज जो है इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, पहले नंबर पे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया कोयम्बटूर तो हमने जान समझ लिया।
अब यहाँ पे ए नंबर पे ऑप्शन दिया गया है कानपुर। तो कानपुर में क्या है, कानपुर में जो है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, आपको पता है, और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है। कानपुर में जो है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, NSI, ये जो है कानपुर में है। NSI की डायरेक्टर जो है डॉक्टर सीमा परोहा है, ठीक है, डॉक्टर सीमा परोहा है। और NSI जो है 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। और क्या है, IIPR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च भी जो है कानपुर में ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च जो है ये भी कहाँ है, कानपुर में ही इस्टेब्लिश है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे C, तो लखनऊ में क्या है, लखनऊ में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, IISR, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। IISR का इस्टेब्लिशमेंट जो है ये 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है यहाँ पे, डॉक्टर दिनेश सिंह है, डॉक्टर दिनेश सिंह जो है प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, ठीक है। और क्या क्या लखनऊ में है, लखनऊ में देखिए CISH है, CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। और लखनऊ में NBRI भी है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और CMAP भी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये सारे इंस्टीट्यूट कहाँ पे हैं, लखनऊ में ही हैं। और NBFGR भी है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये भी कहाँ पे है, ये लखनऊ में ही है। और लखनऊ में क्या है, CSSRI सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल रिसर्च स्टेशन भी लखनऊ में ही है। तो इतने सारे जो है इंस्टीट्यूट लखनऊ में ही हैं, ठीक है। चेन्नई में क्या है, चेन्नई में जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का हेडक्वार्टर है, चेन्नई में जियोग्राफिकल इंडिकेशन का क्या है, हेडक्वार्टर है। और अब तक जो है 644 जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है इंडिया में हो चुके हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए इस क्वेश्चन सीरीज का जो ये आपका PDF है, ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ए जनरेटिव न्यूक्लियस इन द मेल गैमेटोफाइट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। तो देखिए जो मेल गैमेटोफाइट होता है, इसमें जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये माइटोटिकली डिवाइड होकर के आपका 2 न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है, जिनको हम जर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। और पहला इसमें जो मेल गैमेटोफाइट में होता है, पहला न्यूक्लियस जो होता है वो जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये ट्यूब बनाता है। और सेकंड एंड थर्ड ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये जर्म न्यूक्लियस होते हैं। और इसमें से एक जो है एग सेल को फर्टिलाइज करता है जिससे एम्ब्रियो बनता है, दूसरा जो है पोलर न्यूक्लियस को फ्यूज करता है जिससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत हमने जो है ब्रीडिंग में पढ़ाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिटेरियोरेट्स ड्रास्टिकली अपॉन इनब्रीडिंग। तो इसमें कैरेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो करता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी क्रॉप में, मोस्टली क्रॉस पेनिट्रेट क्रॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इनब्रीडिंग करते हैं, जब हम सेल्फिंग करते हैं या फिर हम सिब मेटिंग करते हैं, बल्क सिब मेटिंग करते हैं, तो क्या होता है कि जो क्रॉप है उसके विगर एंड फर्टिलिटी में रिडक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। विगर एंड फर्टिलिटी में अगर लॉस होता है इनब्रीडिंग के थ्रू, मतलब सेल्फिंग या फिर सिब मेटिंग के थ्रू, तो उससे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो हाई देखा गया है ये अल्फा में देखा गया है, कैरेट में देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे लीथल जीन जो है बन जाते हैं। और जो लीथल जीन होते हैं ये क्या करते हैं, जिसमें भी एप्रोप्रिएट जीनोटाइप में होते हैं उन सभी को जो है किल कर देते हैं। दूसरा मॉडरेट लेवल की अगर हम बात करें, मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में पाया जाता है, तो मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है मेज में पाया जाता है, सॉर्गम में पाया जाता है और परमिलेट में पाया जाता है। तो यहाँ पे लीथल भी होते हैं जीन और सब लीथल भी जीन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम कुछ लाइंस को रिकवर कर सकते हैं, जबकि हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर होता है तो हम वहाँ पे किसी भी लाइंस को रिकवर नहीं कर सकते हैं। अब लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कौन सी क्रॉप में देखा जाता है, तो लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जैसा कि यहाँ पे दिया गया है अनियन और बहुत सारी कुकुरबिट्स में लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। सनफ्लावर में भी हमको लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है और रे में भी हमको लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे B, C और D दिया था इसमें लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, जबकि कैरेट में जो है हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। कैरेट के अलावा अल्फा भी हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन
शो करता है। जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं इनमें जो है हमको लैक ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है डॉट 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 इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेंड्री। तो देखिए प्रोटेंड्री मेज में पाया जाता है। मेज में आपको पता है कि मेज जो है ये एक मोनोइसियस क्रॉप प्लांट है। इसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं एक ही प्लांट पे। तो ये एक मोनोइसियस क्रॉप प्लांट है, ठीक है, मोनोइसियस है, ये आपको पता है। और मोनोइसियस के साथ साथ चूंकि इसमें मेल पार्ट जो होता है ये पहले मैच्योर होता है, इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्री बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से प्रोटेंड्रस जो है क्रॉप प्लांट्स है। मोनोइसियस की अगर बात करें तो मोनोइसियस में मैंगो भी आता है और मोनोइसियस में कुकुरबिट्स भी आते हैं। कुकुरबिट्स में दो कुकुरबिट्स को छोड़ दिया जाए, पॉइंटेड गार्ड और ईवी गार्ड, मतलब परवल एंड कुंदरू को, तो सभी ज्यादातर क्या होते हैं, मोनोइसियस क्रॉप प्लांट्स ही होते हैं, कुकुरबिट्स होते हैं, ठीक है। अब प्रोटेंड्री और किन में पाया जाता है, प्रोटेंड्री जो है शुगर बीट में भी देखने को मिलता है और कभी कभी सनफ्लावर में भी देखने को मिलता है, कैरेट में भी देखने को मिलता है और सोरगम में भी देखने को मिलता है। अब देखिए परमिलेट में हमको क्या देखने को मिलता है, परमिलेट में हमको देखने को मिलता है प्रोटोगाइनी, मतलब फीमेल जो पार्ट्स होता है वो पहले जो है मैच्योर होता है। कैरेट्स में जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोटेंड्री जो है रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब चूंकि मक्की की बात चल रही तो मक्का जो है इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2n = 2x = 20, 20 गुणसूत्र यहाँ पे होते हैं। इसकी 4 स्पीसीज होती हैं। 4 स्पीसीज कौन कौन सी हैं, जियामेज है, जियामेज को हम कॉर्न बोलते हैं, जियामेज को हम कॉर्न बोलते हैं। और दूसरी स्पीसीज होती है जिया मैक्सिकाना, ठीक है, जिया मैक्सिकाना को हम टियोसेंटे बोलते हैं। टियोसेंटे जो है मक्के का प्रोजिनेटर है, टियोसेंटे जो है मक्के का प्रोजिनेटर है, ठीक है, वाइल्ड फार्म है एक प्रकार से देखा जाए तो जिया मेज हो गया जिसको हम कॉर्न बोल रहे हैं, जिया मैक्सिकाना हो गया जिसको हम टियोसेंटे बोल रहे हैं, और तीसरा जो है जिया पेरेनिस होता है। जिया पेरेनिस जो है ये भी टियोसेंटे ही है, लेकिन ये पेरेनियल है और टेट्राप्लॉइड भी है, मतलब यहाँ पे 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये बहुवर्षीय है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जिया डिप्लोपेरेनिस है। डिप्लोपेरेनिस मतलब यहाँ पे डिप्लॉयड है, तो दो मतलब 20 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन चूंकि पेरेनियल लगा हुआ है डिप्लोपेरेनिस तो ये जो है पेरेनियल है, मतलब बहुवर्षीय है, ठीक है। तो 4 स्पीसीज जो है मक्के की होती हैं। मक्के की ओरिजिन कहाँ पे हुई है, मक्के की ओरिजिन जो है मेक्सिको, ठीक है, मेक्सिको में हुई है, तो ये आपको पता है। मक्के का रिसर्च सेंटर भी जो है इंटरनेशनल जो रिसर्च सेंटर है वो भी मेक्सिको में ही है, ठीक है। अब ये जो कॉर्न मैं बता रहा हूँ आपको, जिया मेज, जिया मेज में जो कॉर्न है ये अलग अलग तरीके के होते हैं, ये 7 तरीके के होते हैं। एक तो डेंट कॉर्न होता है, डेंट कॉर्न को हम इंडेंटाटा बोलते हैं। फ्लिंट कॉर्न होता है जिसको हम इंडोराटा बोलते हैं। वैक्सी कॉर्न होता है जिसको हम सेराटिना कुलेस बोलते हैं। और स्वीट कॉर्न होता है जिसको हम सैगेराटा बोलते हैं। पॉड कॉर्न होता है जिसको हम ट्यूनिकाटा बोलते हैं। पॉप कॉर्न होता है जिसको हम इवर्टा बोलते हैं। इवर्टा जो है ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, पॉप कॉर्न को हम इवर्टा बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है सॉफ्ट कॉर्न जिसको हम एमाइलेशिया बोलते हैं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। तो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो स्पीसीज का ओरिजिन हुआ है ये किसके द्वारा बताया गया। तो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो स्पीसीज है उनका ओरिजिन होता है, ये ऐसा बताया गया डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने जो है ये हमको बताया था। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी एक बुक लिखी थी, ये क्लासिकल बुक थी 1959 में, ठीक है। 1959 में ये बुक इनके द्वारा लिखी गई और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी जो है इनके द्वारा दिया गया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी इन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लैमार्क। तो लैमार्क ने क्या किया, लैमार्क ने जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स प्रपोज किया था, जिसके लिए उन्होंने जिराफ की गर्दन का एग्जाम्पल दिया था। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे कैरेक्टर जो आप जन्म लेने के बाद सीखते हैं। तो लैमार्क का कहना था कि ये सारे कैरेक्टर जो है इनहेरिट होते हैं, मतलब अगर आप मतलब एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपकी जो प्रोजनी होंगी वो भी जो है बॉडी बिल्डर्स ही होंगे, मतलब उनकी भी बॉडी जो है मजबूत होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो वो अंग ज़्यादा विकसित तो होगा, लेकिन आपकी प्रोजनी भी जो है उस तरीके से विकसित नहीं होंगी, ये जो है गलत था, ठीक है। इसके बाद लीनियस दिया गया। तो लीनियस आपको पता है कैरोलस लीनियस जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के फादर माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया गया है इरास्मस, ठीक है। तो इरास्मस जो है ये यूरोपियन यूनियन एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ए कंडीशन इन विच पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एन अनओपन फ्लावर।
तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक अनओपन फ्लावर है, मतलब फ्लावर जो है ओपन नहीं हुआ है और यहाँ पे पॉलिनेशन भी हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लीस्टोगैमी। ठीक है, क्लीस्टोगैमी बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आ रहा है क्लीस्टोगैमी, तो अब इससे रिलेटेड और भी टर्म हम लोग जो है समझ लेते हैं। देखिए, दूसरा टर्म होता है होमोगैमी। तो होमोगैमी का मतलब क्या होता है? होमोगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल जो है मैच्योर होंगे सेम टाइम पे। नेक्स्ट जो है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या है? या एक ही प्लांट पे हमको मेल, फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर हमको देखने को मिलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्या? पॉलीगैमी। जैसे कि आपको जब सनफ्लावर की बात करते हैं तो उसमें रे और डिस्क दोनों तरीके के फ्लावर होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको मेल और प्लस बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पॉलीगैमी का मतलब है ऐसा प्लांट जहाँ पे मेल, फीमेल प्लस बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, तो उसको बोलेंगे। एपोगैमी एक टर्म होता है। एपोगैमी का मतलब होता है नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। एपोगैमी टर्म हमको डिस्क्राइब करता है जहाँ पे मेल और फीमेल का फ्यूजन नहीं होगा, एपोगैमी ये जो दिया गया है। ठीक है, होमोगैमी का मतलब है कि एक ही साथ जो है मेल और फीमेल पार्ट जो है मैच्योर हो जाएंगे। पॉलीगैमी का हमने आपको नाम बता दिया, मतलब यहाँ पे मेल, फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे एक ही प्लांट पे, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीगैमी। ठीक है, क्लिस्टोगैमी अनओपन्ड फ्लावर में पॉलिनेशन भी हो जाएगा एंड फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड एलोगैमी का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक टर्म यूज होता है डाइकोगैमी। एक टर्म यूज होता है डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल के मैच्योर होने का जो टाइम है ये अलग अलग होगा। मेल एंड फीमेल के मैच्योर होने का टाइम जो है क्या है? अलग अलग है। जैसे होमोगैमी सेम टाइम पे मैच्योर होने, डाइकोगैमी में क्या होगा? डिफरेंट टाइम पे जो है मैच्योर होंगे। इसी में आता है प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री का मतलब होता है पहले मेल मैच्योर होगा, प्रोटोगाइनी का मतलब होता है बाद में मेल मैच्योर होगा, पहले जो है फीमेल मैच्योर होगी। प्रोटोगाइनी जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोटोगाइनी परमेनेंट में देखने को मिलता है और प्रोटेंड्री जो है मेज एंड सुगर बीट में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग एक टर्म और आता है एगैमोस्पर्मी। एक टर्म और आता है एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी, तो एगैमोस्पर्मी क्या होता है? एगैमोस्पर्मी का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू सीड फॉर्मेशन। अगर सीड फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। जैसा कि आप एपोमिक्सिस में जानते हैं। एपोमिक्सिस में क्या होता है? सीड तो बनते हैं लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, तो उसको इस एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है एगैमोस्पर्मी, रिप्रोडक्शन के टर्म पे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है सिनगैमी। सिनगैमी क्या होता है? सिनगैमी का मतलब होता है गैमीट का फ्यूजन और जाइगोट का फॉर्मेशन। सिनगैमी का मतलब होता है गैमीट्स का फ्यूजन एंड जाइगोट का फॉर्मेशन, सिनगैमी। एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या होता है? एम्फीमिक्सिस एक ब्रॉडर टर्म है। यहाँ पे क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सिनगैमी का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन प्लस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइब्रिड। तो साइब्रिड क्या है? साइब्रिड जो है एक प्रकार का सोमैटिक हाइब्रिड है जिसमें कि हम एक सेल का प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, एक सेल का हम प्रोटोप्लास्ट लेते हैं और दूसरी सेल का हम साइटोप्लास्ट लेते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता है प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल और साइटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट विदाउट न्यूक्लियस। तो ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल भी नहीं होगी और न्यूक्लियस भी नहीं होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लास्ट बोलेंगे। अब न्यूक्लियस भी नहीं है और सेल वॉल भी नहीं है, यहाँ पे क्या है? केवल न्यूक्लियस है, सेल वॉल नहीं है। तो दोनों सेल को जब हम फ्यूज करेंगे तो ये जब फ्यूज होकर के एक हाइब्रिड बनेगा तो इसमें साइटोप्लाज्म तो दोनों सेल का होगा लेकिन न्यूक्लियस केवल और केवल एक सेल का होगा। तो ऐसी हाइब्रिड सेल को हम क्या बोलते हैं? साइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, ऐसी हाइब्रिड सेल को हम साइब्रिड बोलते हैं। तो साइब्रिड एक ऐसा सोमैटिक हाइब्रिड होता है जिसमें साइटोप्लाज्म तो दोनों सेल का होता है लेकिन न्यूक्लियस केवल और केवल एक सेल का होता है। ठीक है, एक टर्म जो है यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड रह गया है जिसको हम बोलते हैं सेमीगैमी। तो सेमीगैमी क्या होता है? सेमीगैमी में क्या होता है कि हमको मेल जो गैमीट्स है ये फीमेल गैमीट्स में पेनिट्रेट तो करता है, इंटर तो करता है, लेकिन मेल एंड फीमेल गैमीट्स का पूर्णतया फ्यूजन नहीं होता है। ये अलग अलग जो है डिवाइड करते हैं और डेवलप होते हैं, जिससे क्या होता है? जो प्लांट्स बनता है उसमें जो है हमको मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। तो सेमीगैमी जो है
कॉटन में हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए होमोजाइगस लाइन डेवलप्ड बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग इन ए क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स इज टर्म्ड एज। तो कोई भी होमोजाइगस लाइन जो कि कंटिन्यूअस सेल्फिंग के थ्रू डेवलप की जाती है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इनब्रेड बोलते हैं। इनब्रेड इसका नाम ही दिया गया है। तो कोई भी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप क्या होती है? हेट्रोजाइगस होती हैं और हेट्रोजीनस होती हैं। अब चूंकि हमको पेरेंट्स की जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं? हम इनमें कंट्रोल कंडीशन में सेल्फिंग करते हैं, कंट्रोल कंडीशन में सेल्फिंग करते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी अगर नहीं होती सेल्फिंग की तो हम सिब मेटिंग करते हैं, ब्रदर सिस्टर मेटिंग करते हैं। तो जब 6 से 7 जनरेशन तक हम जो है सिब मेटिंग करते हैं या फिर सेल्फिंग करते हैं तो नियरली होमोजाइगस लाइन हमको जो है मिल जाती है, जिसको हम एज ए पेरेंट यूज कर सकते हैं। तो इसी नियरली होमोजाइगस लाइन को हम बोलते हैं इनब्रेड। तो इनब्रेड जो है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में यूज किया जाता है टर्म, जबकि प्योर लाइन जो है ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में यूज किया जाता है। प्योर लाइन क्या होता है? प्योर लाइन जो है सिंगल सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स की प्रोजेनी होती है। ठीक है, तो ये जो है 100% होमोजाइगस लाइन होती है। जो प्योर लाइन होती है ये 100% होमोजाइगस लाइन होती है, जो कि सेल्फ पोलिनेटेड सिंगल क्रॉप प्लांट्स की जो है प्रोजेनी मानी जाती है। इनब्रेड जो होती है, ये इनब्रेड जो है 6 से 7 जनरेशन तक कंट्रोल कंडीशन में सेल्फिंग के थ्रू डेवलप की जाती है। इसमें 99.99% तक होमोजाइगोसिटी देखने को मिलती है। अब क्लोन क्या है? क्लोन जो है देखिए क्या होता है, क्लोन ग्रुप होता है किसी भी क्रॉप प्लांट्स का जो कि क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप किए गए हैं या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर से डेवलप किए गए हैं। तो ये क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। क्लोन्स जो है जितने भी प्लांट्स होंगे यहाँ पे क्या होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, म्यूटेंट क्या है? म्यूटेंट कोई भी एक ऐसा प्लांट या फिर कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि म्यूटेशन के थ्रू डेवलप किया गया है, उसको हम बोल देते हैं म्यूटेंट। ठीक है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, मोहन, मोहन जो है क्या है? म्यूटेंट वैरायटी है राइस की। और सत्तरी है, प्रभावती है, और हमने आपको जैसा बताया था श्यामा और जगन्नाथ, ये सब क्या है? ये जो है म्यूटेंट वैरायटी है राइस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ए मेंटेनर लाइन इज। तो मेंटेनर लाइन क्या है? मेंटेनर लाइन जैसा कि आपको पता है ABR सिस्टम हमने बताया है। इस वीडियो का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन राइस में जब मैंने बताया है तो यहाँ पे मेंटेनर लाइन और मिल स्टाइल लाइन और रिस्टोरर लाइन सभी को डिस्क्राइब किया है, हालांकि यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो एक होता है A लाइन, दूसरा होता है B लाइन और तीसरा होता है R लाइन। तो A लाइन जो होता है ये मेल स्टाइल लाइन होता है, और B लाइन जो होता है ये मेंटेनर लाइन होता है, R लाइन जो होता है ये रिस्टोरर लाइन होता है। इसका न्यूक्लियस जो है डोमिनेंट जीन को रखता है, इसके दोनों के न्यूक्लियस जो है रिसेसिव जीन को रखते हैं। ए लाइन जो होता है इसका साइटोप्लाज्म भी स्टेराइल होता है, बी लाइन जो होता है साइटोप्लाज्म इसका जो है फर्टाइल होता है। तो बी लाइन का जब साइटोप्लाज्म फर्टाइल होता है तो ये क्या कर सकता है? ये जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो ए लाइन की स्टेरिलिटी को ये मेंटेन करता है। बी लाइन जो होती है ये ए लाइन की स्टेरिलिटी को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हम इसको मेंटेनर लाइन बोलते हैं। अब जो बी लाइन की फर्टिलिटी यहाँ पे चली गई, क्योंकि बी लाइन क्या था? फर्टाइल था। इसको रिस्टोर करने का काम कौन करता है? आर लाइन करता है, इसीलिए हम आर लाइन को रिस्टोरर लाइन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका न्यूक्लियस जो है डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर जो है मेंटेनर लाइन क्या होगी? ए मेल फर्टाइल बट कैन नॉट रिस्टोर फर्टिलिटी। तो मेल फर्टाइल तो होगी लेकिन ये फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि फर्टिलिटी को रिस्टोर करने का काम किसका है? आर लाइन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मेल चाइल्ड वुड बी बोर्न टू पेरेंट्स इफ। मेल मतलब यहाँ पे चाइल्ड कैसे बनेगा? तो मेल चाइल्ड तभी बनेगा जब यहाँ पे X और Y क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द चाइल्ड इंक्लूड्स XY कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम, तभी जो है बनेगा। जब Y क्रोमोसोम आएगा तभी जो है मेल चाइल्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म कंटेन्स। तो मेल गैमेटोफाइट्स जो है एंजियोस्पर्म में क्या कंटेन करता है? ये अभी हमने डिस्कस किया है। 2 जो है मेल गैमेट्स होते हैं इसके पास और 1 ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेंडेलियन पॉपुलेशन मीन्स। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन का मतलब होता है रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। मेंडेलियन पॉपुलेशन का मतलब होता है रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, जहाँ पे जो है ओपन पॉलिनेशन होगा और जिससे जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होंगी? मेंटेन रहेंगी, फिक्स रहेंगी। उसमें किसी प्रकार का कोई जो है जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, अगर वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है, म्यूटेशन नहीं होता है, माइग्रेशन नहीं होता है और रैंडम ड्रिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मेंडेलियन पॉपुलेशन सेल्फ
सेल्फ पॉलिनेटेड पॉपुलेशन नहीं होती है, इनब्रेड पॉपुलेशन नहीं होती है, हाइब्रिड पॉपुलेशन नहीं होती है, ये जो है रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ए प्लांट बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मोनोइसियस प्लांट जो है बोलेंगे, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है मक्के वाले में। तो कोई भी प्लांट जिसके पास मेल भी होगा और फीमेल भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोइसियस प्लांट्स बोलेंगे, जैसा कि मेज में देखने को मिलता है, जैसा कि मोस्टली कुकुरबिट्स में देखने को मिलता है, जैसा कि हमको मैंगो में देखने को मिलता है। तो मेज, मैंगो और कुकुरबिट्स ये जो है मोनोइसियस क्रॉप प्लांट्स होता है, लेकिन कुकुरबिट्स में ईवी गार्ड एंड पॉइंटेड गार्ड ये डाइसियस होते हैं। तो डाइसियस में क्या होता है, डाइसियस में हमको डेट पाम देखने को मिलता है, और जैसा कि हमने आपको बताया जो पॉइंटेड गार्ड है और ईवी गार्ड है ये डाइसियस की कैटेगरी में आता है। पपाया में भी हमको डाइसियस कंडीशन भी देखने को मिलती है, लेकिन पपाया में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन भी है, गाइनोडाइसिस भी है, और उसमें चूंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हमको देखने को मिलते हैं, और मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर सभी देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है। पूछा भी जाता है, पूसा मजेस्टी जो है गाइनोडाइसिस वैरायटी है पपाया की। ठीक है, तो यहाँ पे डाइसियस के कैटेगरी में क्या आएगा, डाइसियस में जो है जो मेल अलग प्लांट्स में होगा और फीमेल जो है अलग प्लांट्स में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइसियस बोलेंगे। मोनोसिस में क्या होगा, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। पॉलीगैमस, जैसा कि हमने आपको बताया, कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें मेल फीमेल और बाइसेक्सुअल सभी तरीके के जो है फ्लावर्स हमको देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीगैमस प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट विथ 2n = 20 विल हैव हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि लिंकेज ग्रुप कितने होंगे अगर 20 गुणसूत्र हैं सोमैटिक, मतलब 2n नंबर। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे 2n नंबर बताया गया है, 2n नंबर क्या है, मतलब प्रत्येक क्रोमोसोम जोड़े में पाया जाएगा। तो प्रत्येक क्रोमोसोम इस तरीके से जोड़े में पाया जाएगा। अब जब जोड़े में पाया जाएगा तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम सेम जीन को कैरी करेगा, और हमको पता है कि लिंकेज का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। अब एक साथ कैसे इनहेरिट करेंगे, जब एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे जीन तभी तो एक साथ इनहेरिट करेंगे। तो ये जो है हम अगर इसको अलग कर लें, भाई ये तो फिर सेम ही हो गया, तो ये डबलिंग हो जाएगी, इसको हटा दें। इसी तरीके से ये जो मतलब 20 क्रोमोसोम है, मतलब 10 पेयर हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर 7 पेयर 8 पेयर 9 पेयर और ये 10 पेयर। अब इन सभी पेयर में से अगर हम एक एक क्रोमोसोम हटा दें तो कितने बचेंगे, 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिंकेज ग्रुप क्या होंगे, हाफ, जस्ट जो है हाफ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ए रिस्टोरर जीन इज प्रेजेंट इन। तो रिस्टोरर जीन जैसा कि अभी हमने बताया कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। आर जीन का जो न्यूक्लियस जीन होते हैं ये क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, मतलब रिस्टोरर जो लाइन होती है इसके न्यूक्लियस में डोमिनेंट जीन देखने को मिलते हैं, तो ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विंड पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज। तो विंड पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, एनीमोफिली बोलेंगे। विंड पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, एनीमोफिली जो है बोलेंगे। इससे रिलेटेड और भी जो है देख लेते हैं, अगर इंसेक्ट से अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटोमोफिली बोलेंगे। अगर एनिमल्स के थ्रू हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जूफिली बोलेंगे। किसी भी एनिमल्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट, देखिए इंसेक्ट के लिए अलग से इंटोमोफिली भले नाम दिया गया है, लेकिन अगर किसी भी एनिमल्स के थ्रू हो रहा है चाहे वो इंसेक्ट भी हो तो उसको हम ब्रॉडली जो है जूफिली बोलते हैं। ठीक है, तो जूफिली के अंतर्गत ही इंटोमोफिली भी आ जाएगा। अब इंटोमोफिली में स्पेशली इंसेक्ट के थ्रू होगा, लेकिन जूफिली में इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, बैट्स के थ्रू भी हो सकता है। तो अगर बर्ड्स के थ्रू जो है अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली बोलेंगे, उसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ठीक है, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। और अगर बैट्स के थ्रू हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली। ठीक है, चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली ये बोलते हैं बैट्स के थ्रू, अगर चमगादड़ के थ्रू हो रहा है। या फिर कहीं कहीं पे हमको देखने को मिलता है मैमल्स के थ्रू। मैमल्स मतलब जो रोडेंट्स होते हैं, तो ये ट्रॉपिकल प्लांट्स में हमको देखने को मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं थेरोफिली। इसको हम बोलते हैं थेरोफिली, अगर मैमल्स के थ्रू जो है पॉलिनेशन हो रहा है तो ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सब जो है जूफिली में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है हाइड्रोफिली, अगर वाटर के थ्रू होता है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो एक्लाइमेटाइजेशन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया एक्लाइमेटाइजेशन क्या है। तो एक्लाइमेटाइजेशन क्या होती है, एक एडजस्टमेंट की प्रोसेस होती है बाय क्रॉप प्लांट्स टू ए न्यू इन्वायरमेंट। तो जब भी कोई प्लांट जो है न्यू इन्वायरमेंट्स में अपने आप को ढालता है
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्लाइमेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स फ्रॉम ए फ्लावर ये नहीं होगा, क्योंकि इसको हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन। अगर फीमेल अगर कर रहे हैं तो उसको भी इमेस्कुलेशन ही बोलते हैं, लेकिन एक स्पेशल टर्म भी दे दिया जाता है। अगर फीमेल पार्ट को रिमूव कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएशन, ई न्यूक्लिएशन। ठीक है, जबकि मोस्टली जो है इमेस्कुलेशन के टर्म से ही हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे, एन एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म जनरली कंटेन्स। तो एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये भी जो है हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाया है। जो वीडियो है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये आप देख लीजिए किस तरीके से 8 न्यूक्लियस जो है बनते हैं। आपको पता है जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, यहाँ पे 2 जो है इस तरीके से न्यूक्लियस होता है जिसको हम पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। नीचे की तरफ जो है एक्सेल होता है और ये सिनर्जिड होते हैं, 3 हो गया ये यहाँ पे, और 3 जो है एंटीपोडल सेल इस तरीके से होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है 8 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं एम्ब्रियो साइक के अंदर। ठीक है, ब्रेड वीट बताया गया है कि ब्रेड वीट क्या है। ब्रेड वीट जो है ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड है। ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड है मतलब यहाँ, सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड है। ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बी और डी जीनोम होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक, देखिए जितना भी जीनोम है सबका जो है डबल है कॉपी, तो इसके लिए ऑटो बोल रहे हैं। एलो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज से जो है जीनोम यहाँ पे आए हुए हैं, तो ऑटो भी है और एलो भी है, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड। ठीक है, अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हेक्साप्लॉइड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 जीनोम है, ए बी और डी, तो इसको हम हेक्साप्लॉइड भी बोल सकते हैं और एलो हेक्साप्लॉइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जीनोम है तो इसको हम एलो हेक्साप्लॉइड भी बोल सकते हैं। तो जो ब्रेड वीट है ये क्या है, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड है। अब वीट का जो है ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, साउथ वेस्ट एशिया में हुआ है। वीट का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, साउथ वेस्ट एशिया में हुआ है। ब्रेड वीट की जो हम बात कर रहे हैं ये, क्योंकि ये हेक्साप्लॉइड है तो यहाँ पे 2n इक्वल टू 6x इक्वल टू 42 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब प्रत्येक जीनोम में कितने क्रोमोसोम है, 7 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पे 42 क्रोमोसोम होते हैं, प्रत्येक जीनोम में 7 गुणसूत्र जो है देखने को मिलते हैं। अब और कौन कौन सी स्पीसीज हैं, तो एक स्पीसीज है ट्रिटिकम बोइटिकम। ट्रिटिकम बोइटिकम ये जो है इसका प्रोजेनेटर है, गेहूं का क्या है, प्रोजेनेटर है, और इसको हम वाइल्ड इनकॉर्न बोलते हैं, वाइल्ड इनकॉर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रिटिकम मोनोकोकम, इसको हम इनकॉर्न बोलते हैं, और ये दोनों जो है डिप्लॉयड है। मतलब यहाँ पे 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 14 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। टेट्राप्लॉइड स्पीसीज की अगर बात करें तो ट्रिटिकम डाइकोकोइडेस है जिसको वाइल्ड इमरवीट बोलते हैं, और नेक्स्ट है ट्रिटिकम डाइकोकम जिसको इमरवीट बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रिटिकम ड्यूरम जिसको मैकेरोनी वीट बोलते हैं, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ड्यूरम को मैकेरोनी वीट बोलते हैं। ठीक है, ये भी टेट्राप्लॉइड है। नेक्स्ट है ट्रिटिकम पर्सिकम जिसको पर्सियन वीट बोलते हैं, और नेक्स्ट है ट्रिटिकम टर्जिडम जिसको रिविट वीट बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रिटिकम पोलोनिकम जिसको हम पॉलिश वीट बोलते हैं, और नेक्स्ट है ट्रिटिकम टीमोफीवी जिसको जेंडूरी वीट बोलते हैं। तो इन सभी में जो है हमको 28 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, इसलिए ये जो है 2n इक्वल टू 4x होता है, और यहाँ पे टेट्राप्लॉइड स्पीसीज ये देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्पीसीज है हेक्साप्लॉइड स्पीसीज की अगर बात करें तो हेक्साप्लॉइड स्पीसीज में ट्रिटिकम एस्टिवम आता है, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है इसको वल्गेर भी बोलते हैं, कॉमन वीट भी बोलते हैं, सटाइबम वीट भी बोलते हैं, और मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भी बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम को। ट्रिटिकम कंपैक्टकम को हम क्लब वीट बोलते हैं, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को इंडियन ड्वार्फ वीट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को हम इंडियन ड्वार्फ वीट बोलते हैं, ट्रिटिकम स्पेल्टा को हम स्पेल्ट वीट बोलते हैं, ट्रिटिकम माचा को हम माचा वीट बोलते हैं। तो इस तरीके से ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम कंपैक्टम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम स्पेल्टा और ट्रिटिकम माचा जो है ये हेक्साप्लॉइड वीट है, जबकि ट्रिटिकम टीमोफीवी, ट्रिटिकम पोलोनिकम, ट्रिटिकम टर्जिडम, ट्रिटिकम पर्सिकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकोइडेस ये जो है टेट्राप्लॉइड वीट है, और ट्रिटिकम बोइटिकम एंड ट्रिटिकम मोनोकोकम जो है ये डिप्लॉइड वीट है। ठीक है, तो इस तरीके से वीट के बारे में हमने जानकारी साझा की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है कि बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग इज सूटेबल फॉर। तो बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग किसके लिए सूटेबल होगा, ये स्मॉल ग्रेन के लिए जो है सूटेबल ब्रीडिंग मेथड्स है। इसमें हम करते क्या है, इसमें जो है हम पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं P1 और P2, और ये जो F1 आता है इसको हम ग्रो करते हैं, फिर इसमें सेल्फिंग करके F2 आता है, और हम F5
F6 तक जो है हम इसको लगाते हैं विदाउट एनी सिलेक्शन, और हम बल्किंग करते जाते हैं। हम बल्किंग करते जाते हैं जब तक होमोजाइगोसिटी इंक्रीज नहीं हो जाती है। मतलब F7 तक जब होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तब हम जो है क्या करेंगे, सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है यहाँ पे। ये ज़्यादातर हम सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स में करते हैं, जैसे कि वीट, राइस, बार्ली, इन सब में जो है करते हैं। स्मॉल ग्रेन वाली जो है क्रॉप्स में हम इसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलस इज। तो कैलस क्या है? कैलस जो है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है। जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कल्चर ऑफ एसेप्टिक कल्चर ऑफ एनी प्लांट पार्ट्स अंडर न्यूट्रिएंट मीडिया टू ऑब्टेन ए वाइबल प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर हम गॉटलीब हैबरलैंड को जानते हैं। गॉटलीब हैबरलैंड जो है प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर हैं, क्योंकि टोटिपोटेंसी सबसे पहले जो है इन्हीं के द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो जब हम प्लांट्स के किसी भी पार्ट को न्यूट्रिएंट मीडिया में एसेप्टिक कंडीशन में कल्चर करते हैं, तो इससे जो है बहुत सारी कोशिकाओं का एक ग्रुप बन जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैलस। तो कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है। गैमीट आपको पता है, गैमीट क्या होता है? सेक्सुअल यूनिट होता है। टिश्यू जो है बहुत सारी कोशिकाओं का एक क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ ये नहीं है। कैलस जो है क्या है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जीरोफाइट। जीरोफाइट मतलब जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, मतलब रेगिस्तान में उगने वाले पौधों में क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो ये इसमें लॉन्ग टैप रूट सिस्टम होता है। रूट जब लंबी होंगी तभी जो है ये दूर दूर से पानी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, लीव्स एंड स्टेम विथ थिक क्यूटिकल। तो जो है लीफ जो होंगी इसकी क्यूटिकल क्या होगी? थिक होगी, और स्टेम की भी क्यूटिकल क्या होगी? थिक होगी, ताकि पानी जो है कम से कम बाहर निकल पाए। श्रंकन स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा जो है लगभग क्लोज होंगे, जिससे जो है कम से कम पानी का लॉस हो ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट जस्ट जो है इसका जो है रिवर्स। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको? रिड्यूस्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे। मतलब जो एपिडर्मिस है इस पे जो है क्यूटिकल जो है बहुत ही थिन होगी, मतलब बहुत ही पतली होगी, क्योंकि यहाँ पे वाटर को हमको जो है क्या करना है? प्रोटेक्ट नहीं करना, वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट, क्योंकि वाटर में ही जो है ये है हाइड्रोफाइट्स हैं। हाइड्रोफाइट्स मतलब जो वाटर के अंदर जो है या फिर वाटर की सतह पे लगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाएंगे। ठीक है, फीबली डेवलप्ड रूट सिस्टम, क्योंकि रूट की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पानी तो इनके पास में ही है। ठीक है, तो पुअरली जो है डेवलप या फिर फीबली डेवलप्ड रूट सिस्टम होगा। यहाँ पे स्पंजी स्टेम होगा, तो स्पंजी स्टेम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्रोमोसोम्स विच पेयर एट मियोटिक प्रोफेज एंड आर सिमिलर इन साइज, शेप एंड नंबर ऑफ जीन्स आर नोन एज। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे। ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सेम तरीके के जीन हमको देखने को मिलेंगे, मतलब जो जीन होंगे वो भी सेम होंगे, इनका जो साइज होगा ये भी सेम होगा, और ये जो है मियोटिक प्रोफेज के दौरान क्या करेंगे? आपस में पेयरिंग करेंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे। टर्मिनोलॉजी सेक्शन में, जेनेटिक्स के टर्मिनोलॉजी सेक्शन में ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। ऐसे क्रोमोसोम जो मार्फोलॉजी में सेम होंगे, जीन के कंटेंट में सेम होंगे, हालांकि जीन का नेचर जो है अलग हो सकता है। तो होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि ये दो क्रोमोसोम यहाँ पे हैं। ठीक है, ये दो क्रोमोसोम हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमने जो है क्रोमैटिड बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये क्रोमैटिड है, और ये दो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2। अगर यहाँ पे जीन ए है, यहाँ पर भी जीन ए होगा, कैपिटल ए ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे की क्रोमैटिड है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल ए भी हो सकता है और स्मॉल ए भी हो सकता है, क्योंकि जीन जो है सेम होगा लेकिन इनका नेचर जो है अलग हो सकता है। स्मॉल ए भी हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल ए भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। यहाँ पे अगर स्मॉल टी है तो स्मॉल टी ही रहेगा, यहाँ पर भी स्मॉल टी ही रहेगा। तो ये जो दो क्रोमैटिड होते हैं एक ही क्रोमोसोम के, तो इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है जिसपे एक ही तरीके के जीन पाए जा रहे हैं, भले इनका नेचर अलग हो लेकिन सेम जीन पाए जा रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। आइसोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं? आइसोसेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसमें सेंट्रोमेरिक पोजीशन जो होती है वो परफेक्ट मिडल पे होती है, और
इसकी दोनों जो आर्म होती हैं वो जो है परफेक्टली क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम आइसोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। आइसोक्रोमोसोम आइसोक्रोमोसोम जो होता है इसमें दोनों आर्म जो होती हैं ये जो है सेम जीन को कैरी की होती हैं। जैसे ए यहाँ पर भी होगा और ए यहाँ पे भी होगा। ये मिस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर के थ्रू बनती है। ठीक है, जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ना होकर के वर्टिकल डिवीजन हो जाता है क्रोमोसोम का तो ये आइसोक्रोमोसोम बनते हैं। टर्मिनोलॉजी सेक्शन में हमने जो है बताया हुआ है, क्रोमोसोम में भी आपको बताया हुआ है आइसोक्रोमोसोम किस तरीके से बनते हैं और क्या इनका जो है हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड है। ये सारी चीजें हमने जो है आइसोक्रोमोसोम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। एसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? एसेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होता है जहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, अब आइसोसेंट्रिक और मेटासेंट्रिक में अंतर क्या है? मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा जो सेंट्रोमियर है वो मिडल में तो होगा लेकिन इधर उधर हो सकता है, मतलब दोनों आर्म जो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगी। लेकिन आइसोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्ट जो है मिडल पॉइंट पे होगा और जो दोनों आर्म है क्रोमोसोम की वो एग्जैक्ट जो है परफेक्टली सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है सिमिट ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो सिमिट जो है ये सिमिट में सी का मतलब है सेंट्रो, सेंट्रो मतलब सेंटर। ठीक है, और आई का मतलब है इंटरनेशनल। ठीक है, दूसरा जो है एम का मतलब है यहाँ पे मेजर एमिंटो और मेजर एमिंटो का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। और दूसरे एम यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे डी मेज इसका मतलब होता है, डी मेज का मतलब होता है ऑफ मेज। और यहाँ पे जो वाई लिखा हुआ है वाई का मतलब यहाँ पे होता है एंड टी फॉर ट्राइगो, ट्राइगो का मतलब होता है वीट। ठीक है, तो एक प्रकार से ये इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर हो जाता है। इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर सिमिट ये कहाँ पे है? ये मेक्सिको में है। ये 1966 में 1966 में जो है फाउंडेड हुआ लेकिन ऑफिशियली जो है इस्टेब्लिश हुआ एज ए सिमिट 1971 में। इसका हेडक्वार्टर जो है एल्बतन मेक्सिको में है। ठीक है, एफिलिएशन इसका जो है CGIAR से है। ठीक है, ये एफिलिएटेड किससे है? CGIAR से है। CGIAR क्या है? CGIAR जो है ये एक कंसल्टेटिव ग्रुप है किसके लिए? इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए। तो इसका फुल फॉर्म है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अंतर्गत 15 जो है इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर वर्क करते हैं। ग्लोबली जो है ये एक प्रकार से जो है काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी जैसा कि अभी जो डिस्कस किया है, क्लिस्टोगैमी में क्या होता है कि अनओपन फ्लावर में ही पॉलिनेशन भी हो जाता है और फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है जिसकी वजह से ये सेल्फ पॉलिनेशन को ही प्रमोट करता है। क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाली मैकेनिज्म कौन सी है? हमने आपको बताया अभी डाइकोगैमी, जिसमें जो है या तो मेल पहले मैच्योर होगा या तो फीमेल पहले मैच्योर होगा, प्रोटेंड्री या फिर प्रोटोगानी। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगी। क्रॉस पॉलिनेशन को और कौन सी मैकेनिज्म प्रमोट करेंगी? जैसे कि हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होता है कि जो स्टिग्मा होती है इस पे वैक्सी लेयर जो है जम जाती है, जैसे ल्यूसर्न वगैरह में देखने को मिलता है, तो वो भी जो है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। या फिर अगर मेल स्टेरिलिटी है, अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है तब भी जो है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोशन मिलेगा। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट और कौन सी मैकेनिज्म करेंगी? कास्मोगैमी, जिसमें कि जो है पॉलिनेशन होने के बाद फ्लावर जो है ओपन हो जाता है। या फिर अगर जो फीमेल पार्ट है ये एंथर से जो है टाइटली कवर्ड है, जैसा कि ब्रिंजल एंड टोमेटो में देखने को मिलता है, तो वो भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगी। या फिर अगर अदर फ्लोरल पार्ट जैसे कैलिक्स करोला जो है ये एंड्रोसियम गाइनोसियम को टाइटली जो है कवर्ड किए हुए हैं, जैसे कि पी और चिकपी वगैरह में देखने को मिलता है, तो वो भी सेल पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोन इज जनरल इन जनरल इज। तो क्लोन जो है यहाँ पे ऑप्शन देखिए गलत दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। क्लोन जो है जनरली क्या होता है, अगर हम होमोजाइगस पेरेंट से ऑब्टेन कर रहे हैं तो होमोजाइगस होगा, अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट से ऑब्टेन कर रहे हैं तो हेट्रोजाइगस होगा। हेट्रोजेनस तो होगा ही नहीं, हेट्रोजेनस कभी भी क्लोन होगा ही नहीं, होमोजीनस होगा ही होगा। ठीक है, होमोजीनस होगा ही होगा। होमोजीनस का मतलब क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सेम है मार्फोलॉजी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनस बोलेंगे, जेनेटिकली भी और
फिजिकली भी अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनस बोलेंगे। तो क्लोन जो होते हैं ये होमोजीनस होते हैं। अगर होमोजाइगस पेरेंट्स से ऑब्टेन किए गए तो होमोजाइगस होंगे, अगर हेटेरोजाइगस पेरेंट्स से ऑब्टेन किए गए तो हेटेरोजाइगस होंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीमेंट्री जीन प्रोड्यूसेस फिनोटिपिक रेशियो ऑफ। तो कंप्लीमेंट्री में 9:7 का रेशियो जो है हमको देखने को मिलता है। कंप्लीमेंट्री जिनेक्शन को हम डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस भी बोलते हैं। इसका जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है ये 1:3 होता है, पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट जो है सप्लीमेंट्री जिनेक्शन, जिसको हम रिसेसिव एपिस्टेसिस बोलते हैं, इसका जो रेशियो होता है वो 9:3 होता है। टेस्ट क्रॉस रेशियो इसका 1:2 होता है। मास्किंग जिनेक्शन जो है इसको हम एपिस्टेसिस जिनेक्शन भी बोलते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी बोलते हैं। इसका जो रेशियो होता है ये 12:3:1 होता है। टेस्ट क्रॉस रेशियो की अगर बात करें तो 2:1:1 होता है। टिपिकल डिहाइब्रिड रेशियो की अगर बात करें तो टिपिकल डिहाइब्रिड रेशियो जो होता है 9:3:1 होता है। डुप्लीकेट जिनेक्शन की अगर बात करें तो डुप्लीकेट जिनेक्शन का जो रेशियो होता है ये 15:1 होता है। डुप्लीकेट जिनेक्शन को हम डबल डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी बोलते हैं। इनहिबिटरी जिनेक्शन का जो रेशियो होता है ये 13:3 होता है, जो बी ऑप्शन दिया गया है, ये इनहिबिटरी जिनेक्शन होता है। इनहिबिटरी जिनेक्शन को हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस भी बोलते हैं। इनहिबिटरी जिनेक्शन का और डुप्लीकेट जिनेक्शन का, इन दोनों का जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है ये 3:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉलीमेरिक जिनेक्शन होता है। पॉलीमेरिक जिनेक्शन का जो रेशियो होता है ये 9:6:1 होता है। पॉलीमेरिक जिनेक्शन का जो रेशियो होता है F2 फिनोटिपिक रेशियो 9:6:1 होता है। टेस्ट क्रॉस रेशियो की अगर बात करें तो 1:1 होता है। इसी तरीके से एडिटिव जिनेक्शन का जो रेशियो होता है F2 फिनोटिपिक रेशियो होता है ये 1:4:6:4:1 होता है, और टेस्ट क्रॉस रेशियो जो होता है 1:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपोजिट्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग। तो कंपोजिट्स जो होते हैं ये एडवांस जनरेशन सीड मिक्सचर्स होते हैं जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं हाई यील्डिंग इंटरवराइटल क्रॉसेस से। ठीक है, तो कंपोजिट जैसे कि बहुत सारी जो लाइंस हैं इनको जो है हम लगा देंगे फील्ड में, इनमें रैंडम पॉलिनेशन होगा, इंटरमेटिंग एक प्रकार से होगी, और इनसे जो भी हाइब्रिड सीड मिलेगा उसको हम मिक्स कर देंगे जो कि हमको कंपोजिट जो है दे देगा। अगर इसका GCA SCA जो है टेस्टेड है तो सिंथेटिक हो जाएगा, अगर GCA टेस्टेड नहीं है तो कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है दिया गया है कॉटन। तो कॉटन क्या है, कॉटन जो है एक ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। PGNP भी जो है ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में आती है। मटर वगैरह जो है पी है, चिक पी है, ये सब सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स कौन से होते हैं, ये होते तो सेल्फ पॉलिनेटेड ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे 30% तक जब क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है चांस होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। तो कॉटन में 30% तक क्रॉस पोलिनेशन के चांस होते हैं। PGNP में भी 30% क्रॉस पोलिनेशन के चांस होते हैं। ब्रेसिका में भी 30% के क्रॉस पोलिनेशन के चांस होते हैं, जिसको हम इसीलिए हम इनको रखते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स में। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स में कौन कौन से आएंगे, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स में जैसा कि पी, चिकपी, व्हीट, बार्ले, ओट, ये सभी चीज किसमें आएंगे, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स में कौन कौन से आएंगे, जैसे मेज हो गया, पर मिलेट हो गया, कुकुरबिट्स हो गए, ये सब किसमें आएंगे, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है क्रॉस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेल स्टाइल लाइन एंड साइटोप्लाज्मिक मेल फर्टाइल लाइन। तो जब हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टाइल लाइन, जैसे कि सपोज दैट ये है और दूसरी लाइन ये है, यहाँ पे न्यूक्लियस जीन दोनों के क्या है, रिसेसिव हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म स्टाइल है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म फर्टाइल है। क्रॉस कराएंगे तो साइटोप्लाज्म हमेशा किससे आता है, फीमेल से आता है, तो ये हमेशा क्या होगा, स्टाइल होगा। तो मतलब जब हम इसमें क्रॉस करेंगे तो प्रोड्यूस मेल स्टाइल F1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स इज नोन एज। तो किसी भी अगर पेरेंट्स से हम F1 का क्रॉस करते हैं, P1 और P2 का हमने क्रॉस किया और ये F1 आया, F1 का अगर हम किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। आइदर ऑफ द पेरेंट्स बोल रहा है तो बैक क्रॉस हो जाएगा। अगर स्पेशली ये कहता है कि रिसेसिव पेरेंट से कर रहे हैं तो ये फिर टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। सिंगल क्रॉस क्या होगा, जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे, दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे तो हम उसको बोलेंगे सिंगल क्रॉस। ठीक है, अगर चार पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, मतलब हमने जो है P1 और P2 में क्रॉस किया, P1 एंड P2 में हमने क्रॉस किया, F1 आ गया, और इस F1
को हमने एक दूसरे F1 से क्रॉस किया यहाँ पे इस तरीके से, मतलब यहाँ पे हमने P3 और P4 ले लिया, ठीक है। P1 P2 का क्रॉस किया F1 आ गया, P3 P4 का क्रॉस किया अगेन F1 आ गया, और इन दोनों F1 का क्रॉस करा के जब हम एक हाइब्रिड बनाएंगे तो उसको हम डबल क्रॉस हाइब्रिड बोलेंगे। डबल क्रॉस हाइब्रिड का आइडिया जो है जोन्स ने दिया था, सिंगल क्रॉस का आइडिया जो है GH सल ने दिया था, ठीक है। मक्के में दोनों ने काम किया था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दिया गया है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट। तो क्रॉसिंग ओवर जो है ये आपको पता है ये 4 स्ट्रैंड स्टेज में होती है। जैसा कि आपको पता है कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं और इस तरीके से 4 क्रोमेटिड एक साथ हमको देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 4 स्ट्रैंड स्टेज, ठीक है। और पेचिटीन में जो है हमको देखने को मिलती है। जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी प्रोफेज फर्स्ट में हमको पेचिटीन स्टेज में हमको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। क्रॉसिंग ओवर से नए नए कॉम्बिनेशन देखने को हमको मिलते हैं। कस्क्यूटा जो है पूछा जा रहा है कि ये क्या है। कस्क्यूटा जो है टोटल स्टेम पैरासाइट है। कस्क्यूटा जो है ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। ये किन किन क्रॉप्स में जो है देखने को मिलता है। कस्क्यूटा को जो है हम डॉडर भी बोलते हैं, ये डॉडर बीट होता है। होस्ट प्लांट इसके जो है ल्यूसर्न है, अनियन है, कैरेट है और पल्सेज हैं, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, फेनल है, नाइगर है। ये सभी क्या है, ये इसके जो है होस्ट प्लांट है। कस्क्यूटा जो होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये फूड मटेरियल जो है होस्ट प्लांट से ही कलेक्ट करता है। अब पार्शियल स्टेम पैरासाइट या फिर सेमी स्टेम पैरासाइट, इसमें कौन आता है। इसमें जो है आता है ड्रॉन्ड्रोप्थी फाल्काटा, ठीक है, ड्रॉन्ड्रोप्थी फाल्काटा। तो ये जो है पार्शियल स्टेम या फिर सेमी स्टेम पैरासाइट में आता है। और ये जो है इसके होस्ट प्लांट की अगर बात करें, मैंगो है, टी है और टीक है, ये सब किस में आएंगे, ये सब जो है होस्ट प्लांट रहेंगे डेंड्रोप्थी फाल्काटा के, ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्शियल रूट पैरासाइट की अगर बात करें तो पार्शियल रूट या फिर सेमी रूट पैरासाइट में आता है विज वीट, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्राइगा। तो स्ट्राइगा के होस्ट प्लांट कौन सा है, मिलेट्स है, मेज है, सोरघम है, शुगर केन है और राइस है। तो पार्शियल रूट पैरासाइट में कौन सा आएगा, स्ट्राइगा आएगा। ये जो है पार्शियल रूट पैरासाइट है, ठीक है। पार्शियल रूट पैरासाइट के होस्ट कौन कौन से हैं, मिलेट है, मेज है, सोरघम है, शुगर केन है और राइस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया टोटल रूट पैरासाइट। तो टोटल रूट पैरासाइट में कौन आएगा, ब्रूम रेप आएगा, जिसको ओरोबैंकी स्पीसीज बोलते हैं। तो इसमें होस्ट प्लांट कौन कौन से रहेंगे, टोबैको रहेगा, टोमेटो रहेगा, ब्रिंजल रहेगा, मस्टर्ड रहेगा, सनफ्लावर रहेगा, पी रहेगा, ओक रहेगा और बीन्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डेट पाम इज ए डॉट 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 प्लांट। तो डेट पाम हमने आपको बताया ये डाइसियस है। डेट पाम जो है डाइसियस है। मोनोसियस में क्या आएगा, मेज आएगा और कुकुरबिट्स आएंगे, मैंगो आएगा। डाइसियस में हमने आपको बताया कि ईवी गार्ड, पॉइंटेड गार्ड, डेट पाम, ये सब जो है डाइसियस में। पॉलीगैमस में ऐसा क्रॉप प्लांट्स जिसमें बहुत सारे मेल एंड फीमेल, मेल भी होगा, फीमेल भी होगा और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होंगे। ये हमको देखने को पपाया में मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है सनफ्लावर में, ठीक है। नेक्स्ट जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में क्या होता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है और फ्रूट जो है बन जाता है। मतलब सीडलेस जो फ्रूट बनते हैं ये पार्थिनोकार्पी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। ये डिजायरेबल होता है सिट्रस वगैरह में और पपाया में भी डिजायरेबल है। सीड अगर ना हो तो अच्छी बात है। ग्रेप्स वगैरह में पार्थिनोकार्पी यूज भी की जाती है, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एम्ब्रियो सैक विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल। तो अगर एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है और बिना जो है एग सेल के फर्टिलाइजेशन के, तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस एक प्रकार से एपोमिक्सिस का पार्ट होता है, ठीक है। एपोमिक्सिस में क्या होता है, एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये एक ब्रॉड टर्म है एपोमिक्सिस। यहाँ पे अगर वेजिटेटिव पार्ट से जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम एडेंटिटियस एम्ब्रियोनी बोलते हैं। अगर गैमेटिक पार्ट से हो रहा है तो उसको हम गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस बोलते हैं। अब गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस जो होती है ये गैमीट्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो है कई चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे जो है
आपकी जो है एपोमियोसिस आता है, एपोमियोसिस में फिर एपोस्पोरिया एंड डिप्लोस्पोरिया आता है, और फिर इसके बाद जो है पार्थेनोजेनेसिस भी इसी का पार्ट हो जाता है। फिर स्यूडोगैमी होता है। स्यूडोगैमी में क्या होता है, स्यूडोगैमी में जो है पॉलिनेशन तो होगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन भी होगा, लेकिन एग सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा स्यूडोगैमी में। तो ये जो है हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीपली जो है समझाया हुआ है। इसका जो है डिटेल हम लिंक में जो है लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। बडिंग क्या होता है, एक प्रकार का ग्राफ्टिंग होता है, जहाँ पे हम सिंगल बड को जो है सायन से लेकर के हम रूट स्टॉक में ट्रांसफर करते हैं। तो टी शेप बडिंग होता है, जैसे रोज एंड सिट्रस वगैरह में। पैच शेप बडिंग होता है, जैसे मैंगो वगैरह में आप देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट सेक्सुअल प्रोसेस। तो अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट सेक्सुअल प्रोसेस तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोलेंगे, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो है डिस्कस किया है। इसको स्पेशली जो है अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है इसके थ्रू, सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है और सीड जो है बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। स्पेशल टर्म देते हैं एगैमोस्पर्मी, ठीक है, एगैमोस्पर्मी। नेक्स्ट जो है टर्म है पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है क्या है कि किसी भी सीड में अगर मोर देन वन जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। ये मोस्टली जो है हमको मैंगो वगैरह में देखने को मिलता है, सिट्रस में भी देखने को मिलता है, जामुन में भी हमको देखने को मिलता है पॉली एम्ब्रियोनी, जहाँ पे एक ही सीड के अंदर कई एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट होता है, सेकंड होता है एंड थर्ड होता है। तो ये 3 तरीके के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट जो है रिमूव करता है आरएनए प्राइमर्स को, और इसके पास जो एक्टिविटी होती है ये 5 to 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है और 5 to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। तो फर्स्ट के पास तीनों प्रकार की एक्टिविटी होती है, तो इसका मतलब फर्स्ट जो है कई तरीके के काम करता है। फर्स्ट जो है आरएनए पॉलीमरेज को एक प्रकार से आरएनए प्राइमर्स को रिमूव भी करता है, ये रेप्लिकेशन का भी काम कर सकता है, और ये जो है एक प्रकार से प्रूफ रीडिंग का भी काम कर सकता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास तीनों एक्टिविटी मौजूद होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है इसके पास भी तीनों एक्टिविटी होती है, तो तीनों जो है ये वर्क कर सकता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ये स्पेशली जो है रेप्लिकेशन का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये स्पेशली यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास जो एक्टिविटी होती है ये जो है स्पेशली मतलब 5 to 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, जिससे जो है ये मतलब एक प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिजिट डीपीडी इज द इंडेक्स ऑफ सकिंग पावर एंड इज आल्सो नोन एज। तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिजिट को हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं। सक्शन प्रेशर होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। सक्शन प्रेशर क्या होता है, सक्शन प्रेशर एक ऐसा फोर्स होता है जिसके थ्रू जो है वाटर किसी भी सेल के अंदर एंट्री करता है। सक्शन प्रेशर की अगर बात करें तो कोई भी सेल अगर जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है लेकिन टर्गर प्रेशर क्या है लो है, तो उसमें हाई सक्शन प्रेशर होगा। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है लेकिन टर्गर प्रेशर क्या है कम है, मतलब सेल में पानी की कमी है, तो उसमें क्या होगा सक्शन प्रेशर हाई होगा, जिससे जो है पानी क्विकली जो है सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर फुल्ली टर्जिड सेल है, मतलब जो पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब करके बिल्कुल टर्गिड हो गई है और जिसकी प्रत्येक कोशिका जो है एक प्रकार से एक्सपैंड हो चुकी है, तो वहाँ पे जो सक्शन प्रेशर होगा वो 0 होगा। वाल प्रेशर क्या होता है, जैसे कि जब कोई भी सेल पानी इंटेक करती है अंदर इसमें आती है तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है मतलब जो जीव द्रव्य है ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और एक प्रकार से फूलना जो है स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या करता है वाल पे एक प्रेशर डालता है, सेल की वाल पे एक प्रेशर डालता है। जब सेल की वाल पे ये एक प्रेशर डालता है तो इसके अपोज में
सेल वॉल जो है अंदर की तरफ एक प्रेशर डालती है जिसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है। तो ये हमको जो है बताता है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये हमको बताता है कि अगर हमको किसी भी ऑस्मोसिस की, स्पेशली इंडो ऑस्मोसिस को अगर रोकना है तो कितना प्रेशर हमको चाहिए होगा, ठीक है। टर्गर प्रेशर क्या है? टर्गर प्रेशर जब कोई सेल जो है एक प्रकार से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसका सेल जो है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये ऊपर की तरफ वाल की तरफ एक प्रेशर डालता है जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है, जो यहाँ पे 40 मतलब जो क्वेश्चन हमने लिया था, 40 क्वेश्चन लिया था, इन सभी 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।